अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, गोश्त हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़्व है। इंसान ने अपनी इब्तदा से ही अपनी ग़िज़ा का जो बंदोबस्त किया वो शिकार से किया, गोश्त से किया, और आज भी हम देखते हैं कि गोश्त के बग़ैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। इसमें उतार चढ़ाव है। दुनिया भर में अगर हम देखते हैं तो कुछ ममालिक में गोश्त ज़्यादा खाया जाता है, कुछ में बहुत कम खाया जाता है। ये उतार चढ़ाव है, लेकिन गोश्त के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। कुछ ममालिक में बड़ी तेज़ी से गोश्त के खाने वाले अफराद की तादाद बढ़ी है, गोश्त की मकदार बढ़ी है, कहीं कम हुई है। लेकिन हमारे यहाँ हमारा दीन भी हमें ये बताता है कि चीज़ें, बहुत सारे जानवर हलाल हैं और उनके गोश्त को हम खाते हैं। गोश्त से तवानाई मिलती है, ग़िज़ाइयत का एक बड़ा ज़रिया है, प्रोटीन मिलती है, विटामिन्स भी मिलते हैं। तो गोश्त के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। हम जो है पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर 4 किस्म के गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मछली का गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, बड़े जानवर का गोश्त है जिसे हम बीफ कहते हैं, और बकरे दुम्बे का गोश्त जिसे हम मटन कहते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। और कहीं कहीं जो है वो कुछ परिंदों के गोश्त को भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये 4 बड़े गोश्त हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। इन चारों की ग़िज़ाई वैल्यू क्या है और इनमें से ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद क्या है खाना, किस मकदार में खाना चाहिए। ज़ाहिर है अगर किसी भी चीज़ को एतदाल से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, गोश्त ज़्यादा खाएंगे तो वो भी नुकसानदेह होगा, कम खाएंगे तो फिर भी आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो वो भी नुकसानदेह होगा। तो किस हद तक खाना चाहिए। फिर इसमें जो हाइजीन है, जो इसमें हम सफाई और सुथराई का इंतज़ाम है, जिस अंदाज से हम स्लॉटरिंग करते हैं, इसको भी देखेंगे कि ये कितना अहम है और क्या हम हाइजीन के जो सारे असूल हैं उनको सामने रखते हुए सब कुछ करते हैं, नहीं करते। और फिर बहुत सारी अफवाहें भी सरगर्म हो जाती हैं मार्केट में, उनसे भी कैसे बचा जा सकता है, गोश्त की पहचान क्या है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहली मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर निदा फिरदौस साहिबा। आप फूड साइंसेस की एक्सपर्ट हैं, ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं। उनसे हम जो उनकी साइंस के नुस्खे हैं वो तो जानेंगे ही, लेकिन उनका किचन में भी काफ़ी वक्त गुजरा होगा, उनसे घरेलू टोटके भी जान लेंगे कि अच्छे गोश्त की पहचान क्या है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अली साहब। इनका ताल्लुक़ महकमा लाइफ स्टॉक से है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं और वो भी ये सारी सूरत हाल को बेहतर अंदाज से समझते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आप ख़ुद किस गोश्त को लाइक करती हैं अपने घर में इस्तेमाल करना, पकाना, किस चीज़ में मज़ा आता है, मटन में, बीफ में, चिकन में या मछली में? देखिए, पाकिस्तान मेरे मुझे तो एक साइड पे ही छोड़ दे, लेकिन हम आपसे शुरू कर रहे हैं। बाकी आप की मजबूरी जो एक फेवरेट नहीं, आप अपना बताइए। वो मटन ही है। मटन लाइक क्योंकि एक प्रोटीन की क्वालिटी के हिसाब से भी देखा जाए। अच्छा, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है ना जी, वो उसकी ग़िज़ाइयत सामने रख के आप फैसला करती होंगी कि ये खाना चाहिए। वरना अमूमी तौर पर हम ड्राइव होते हैं बच्चों के ज़रिए कि जी वो किधर ले जाते हैं, तो वो अमूमन जो है चिकन की तरफ ज़्यादा रुझान है। और ख़ास तौर पर देसी चिकन को तो बच्चे हाथ ही नहीं लगाते, वो कहते हैं ये तो कुछ और रख दिया है सामने, ये जो फार्मी है, ब्रायलर है, इसी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपके घर में ऐसा मसला नहीं है? नहीं, देखें, बहुत सारी ऐसी मिथ्स या मफरूज़े जो हैं वो मंसूब कर दिए जाते हैं जब बात आती है ब्रॉयलर की। तो ब्रॉयलर का जो गोश्त है वो बेसिकली कमर्शियली प्रोड्यूस किया हुआ गोश्त है, जिसको एक पर्टिकुलर फीड दी जाती है ताकि 14 वीक्स के अंदर जो है वो मैक्सिमम उसका जो मसल है वो डेवलप हो जाए और प्रॉपर जो एनिमल है वो तैयार हो जाए, फिर उसको जो है वो खुराक बनाया जा सके। तो इसमें ब्रॉयलर के साथ जो बहुत सारे मिथ्स और मफरूज़े हैं वो गलत जो है वो एसोसिएट किए गए हैं, जिसमें कि एक ये है कि इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं मौजूद। बिल्कुल हार्मोन्स उनको लगाए जाते हैं। इस पे बात करेंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि ये सेफ़ है गोश्त, इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि महकमा लाइफ स्टॉक वाले गोश्त खरीद के खाते हैं या उनको मिल जाता है? जी बिल्कुल, ख़रीद कर खाते हैं। खरीद के। और इस पे देखें, ये जो सूटेबिलिटी और ये चॉइस जो है वो हर बंदे की मुख्तलिफ है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो तकरीबन हमारे घर में बीफ भी हम पका लेते हैं, मटन भी पकाते हैं, चिकन भी पकाते हैं, उसमें ब्रायलर भी और देसी भी। सूटेबिलिटी है, सीजनल भी है। जैसे आजकल फ़िश है तो आज मैं इस प्रोग्राम में आने से पहले फ़िश लेकर गया घर, तो ये सूटेबिलिटी है। तो मीट जो है वो एक इंतहाई अहम जुज़्व है हमारी ग़िज़ा का, जिससे हमें प्रोटीन, आयरन, मिनरल्स, विटामिन्स वो मिलते हैं। ग़िज़ाइयत और आप खाते हैं तो फिर ऐसे तो ख़ास तौर पे हम देखें ना पहलवानों को, जिस तरह वो खाते हैं तो वो फिर रिफ्लेक्ट भी होता है। ये बताइएगा कि वैसे इन चारों गोश्त की अक़साम को देखा जाए तो इसमें ग़िज़ाइयत किस में ज़्यादा है?
मटन में, बीफ में, पोल्ट्री में या फिश में? अगर गजाइत की बात की जाए तो रेड मीट जो है, जो मैमल्स का मीट है, अच्छा, जिसमें दोनों मटन और बीफ दोनों, मटन, उसके अंदर गजाइत वार से उनके अंदर बहुत अच्छे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है। उनके अंदर अच्छी फैट्स मौजूद हैं। विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी, जिंक की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है। फॉस्फोरस की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है। लेकिन अगर हम एतदाल में नहीं खाएंगे ये गोश्त, तो फिर जो दिल की बीमारियां हैं उनका भी यही, जो रेड मीट है यही उसका जो है वो रीज़न बन सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो वाइट मीट है वो जो है ज़्यादा पॉपुलर जो है, आप देखें कि चिकन का जो चिकन जो है, चिकन मीट है वो ज़्यादा पॉपुलर है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि उसके जो नुकसानात हैं वो कम हैं। अच्छा, नुकसानात कम होना अपनी जगह पर, हम तो जायके को ज़्यादा देखते हैं, हम वैसे तो कौम ना, हम जायके को ज़्यादा देखते हैं। चिकन में मुझे ऐसे लगता है कि हमने उसको, चिकन को पकाने में काफ़ी सारी इनोवेशन ढूंढ ली हैं। फ्राइड ख़ास तौर पे जब से हमने चिकन को करना शुरू किया और उसमें बहुत सारी दुनिया भर के ब्रांड्स भी आ गए, तो वो चिकन की तरफ जो है रगबत इसलिए बढ़ गई। और हमारे यहाँ फ़िश की तरफ जो है वो रुझान इसलिए भी नहीं बढ़ सका कि हम फ़िश की अच्छी रेसिपीज़ जो है अपने यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके। बिल्कुल, फ़िश बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की अगर बात की जाए तो वैल्यू एडिशन भी ज़्यादा चिकन मीट की ही की जा रही है। और हमारी जो कंजप्शन की बात की जाए तो टोटल मीट में से जो 40% कंजप्शन है वो पोल्ट्री से ही आ रही है हमारी जो मीट, बाकी 60% सब मिला के, बाकी जो है वो सब मिला के आ रही है। 40% जो है वो हम उसको प्रेफर करते हैं। एक तो उसका सस्ता होना भी उसकी रीज़न है। ठीक है। सबसे जो बड़ी रीज़न है कि इकोनॉमिकली जो है वो अफोर्डेबल मीट में एक ऑप्शन जो है वो चिकन। तो ये एतदाल का जो मामला है वो सिर्फ मटन और बीफ तक महदूद है या पोल्ट्री में भी एतदाल होना चाहिए? एतदाल तो मेरा ख्याल हर खुराक अच्छा, वो एक दिन की, एक दो दिनों की जो कुर्बानी की ईद होती है उसमें तो रियायत देंगी ना कि जितना मर्जी खाना, उसमें भी फिर भुगतते हैं लोग जो फिर थोड़ी सी एतदाल पसंद नहीं होते, वहाँ एतदाल जो है वो बरकरार रहता नहीं है, तो वो उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन वो भी वक्ती होते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये कि एतदाल देखें, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है मीट की, 0.8 ग्राम्स पर केजी आपका जितना वजन है, जितना वजन है उसको मल्टीप्लाई करें 0.8 ग्राम के साथ, वो हमारी जो है रिक्वायरमेंट है, डाइटरी रिक्वायरमेंट जो मीट की है। और कहा जाता है कि जो 15% आपके जो है प्रोटीन जो आपकी जो आनी चाहिए, 15% आपकी टोटल डाइट का जो सोर्स होना चाहिए वो मीट सोर्सेज होने चाहिए। अच्छा। जिसके अंदर जो है आपकी तमाम इकसाम के गोश्त उसमें शामिल हैं, जिसमें पोल्ट्री भी आ जाता है, उसमें बीफ भी आ जाता है, उसमें मटन भी आ जाता है, और इवन उसके अंदर अंडों को भी शामिल कर दिया जाता है कि 15% आपकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट डेली बेसिस यहाँ से पूरी होनी चाहिए, वो यहाँ से पूरी होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि तो बाकी कहाँ से होंगी? 15% तो बड़ी कम मिकदार आपने बता दी। हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, अच्छा, उससे ज़्यादा पूरी होती है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ठीक है, मतलब कम से कम 15% जो है हिस्सा मीट का ज़रूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम पाकिस्तानी जो जितना गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया के मुकाबले में ठीक है, बहुत पीछे है या मुनासिब है, क्या शरह क्या है? जो कंजप्शन हम कर रहे हैं इस वक्त, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो जो इंटरनेशनली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उससे हम तकरीबन 50% जो है ना बिलो द मार्क हैं। यानी कि आप यूएसए की अगर बात करें तो वहाँ पे जो पर कैपिटा कंजप्शन है मीट की वो 93 kg है। 93 किलो साल में एक बंदा जो है वो गोश्त खा जाता है। और हमारा जो है वो डेटा जो है वो ये बताता है कि अप टू जो है वो 37-38 kg जो है वो हम इस वक्त जो है ना गोश्त खाते हैं, गोश्त खा रहे हैं ना। उनसे तकरीबन आधे पर आप ऐसे समझ लें, तकरीबन आधे पर इसमें। वैसे एक सेहतमंद इंसान के लिए एवरेज अगर वो डॉक्टर साहब वाला फार्मूला भी मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होना चाहिए गोश्त उसका साल का? एटलीस्ट जो है ना वो 60 kg अब 60 kg जी। अच्छा। थोड़ा सा हम डेफिशिएंट हैं इसमें, अभी हम डेफिशिएंट हैं। तो अभी मैं तो ये कहूँगा कि जितनी इसमें इस सेक्टर में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब पोटेंशियल तो ज़्यादा है, लेकिन खाने गोश्त खाने के लिए जेब में पैसे होना भी ज़रूरी है ना। जी जी, ये भी बड़ा अहम पहलू है। किसका दिल नहीं करेगा कि जी वो रोज़ ही गोश्त खाए, लेकिन जाहिर है अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि मटन पकाने वाले भी पाव मटन लाते हैं, उसमें सब्ज़ी डालते हैं, शोरबा बना के, और उसको बस उसको शोरबा इस्तेमाल करते हैं। और बाकी सूरत हाल भी यही 38 kg जो अवेलेबिलिटी है ये भी सारी मिला के, जैसे मैडम ने बताया कि 40% इसमें से चिकन है और बाकी जो है वो मटन, बीफ और देसी चिकन और कैमल और बाकी चीज़ें जो भी हैं।
ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है। दुनिया में ज़्यादा मीट खाने वाले, गोश्त खाने वाले कौन सी कौम है, कौन से लोग हैं इसमें? जो कंज्यूमर, अमेरिकी सबसे आगे होंगे खाने में। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका जो है ना वो इसमें जो सबसे ज़्यादा डिमांड है ना इसमें मीट की, जो कि इंपोर्ट करता है मीट की, वो चाइना करता है, चाइना एंड हांगकॉन्ग। अच्छा, चाइना का आपने चलिए जिक्र भी कर दिया। चाइना में एक अजीब रुझान, चाइना और ब्राज़ील में हमने देखा है कि बड़ी तेज़ी से गोश्त खाने के रुझान में बड़ा इजाफा हुआ है। इसकी खास वजह अब उन्हें समझ आई है ये पिछले 20-25 सालों में। पॉपुलेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा है चाइना की, उस हवाले से फिर उनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ गई है, और तकरीबन वो 90 मिलियन के करीब तो अपना जो मीट है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मंगवाते भी हैं बहुत बाहर से? जी, मंगवाते भी हैं। और ब्राज़ील जो है वो एक सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट जो है वो ब्राज़ील कर रहा है, और वो चाइना को और गल्फ़ कंट्रीज़ को कर रहा है। अच्छा, उसमें ये मीट जो है, और हलाल मीट को वो कर रहा है ब्राज़ील जो है, हलाल मीट का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ब्राज़ील जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, हालांकि मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस पे आगे जाके, क्योंकि आपके शोबे से वाबस्ता है। हमारे पास कोई इतना फार्मल सेक्टर है नहीं लाइफ स्टॉक का ना, इनफॉर्मल सा सेक्टर है। किसी ने अपने तौर पे कोई गाय भैंस रखी हुई है, बकरियां वगैरह पाली हुई हैं। गोश्त का भी यही शोबा है और दूध की भी यही सूरत हाल है, कोई इनफॉर्मल सा सेक्टर है। उसके बावजूद हम दुनिया में अगर अपनी पोजीशन देखें तो अच्छी पोजीशन पे नज़र आते हैं हम। ये इसमें वाकई ऐसा है या ये भी ऐसे मिथ है? क्योंकि ना तो गोश्त खाने को मिलता है ना दूध पीने को मिलता है, लेकिन हम जब रैंकिंग देखते हैं तो उसमें बड़ी अच्छी रैंकिंग में खड़े होते हैं। उसमें जैसे रैंकिंग की बात है तो उसमें तो पाकिस्तान जो है ना वो 9वें से लेके 11वें तक रहता है तकरीबन हर साल, कभी 9वें पे, 10वें पे या 11वें पे पाकिस्तान रहता है मीट की प्रोडक्शन के हिसाब से। और एक्सपोर्ट के हवाले से देखें, जो हमारी प्रोडक्शन है मीट की तकरीबन 5.5 मिलियन टन है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सिर्फ जो है अपनी प्रोडक्शन का सिर्फ 2% एक्सपोर्ट करता है। बाकी अपना खाने को जो खाते हैं। तो मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेना सर। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गोश्त के हवाले से बात कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गोश्त के हवाले से बात कर रहे हैं कि गोश्त की अफादियत क्या है, अहमियत क्या है, इसमें ग़िज़ाइयत क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, खाना है किस एतदाल से खाना है, ज़्यादा खाना है कम खाना है। डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि जो रेड मीट है उसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा है, लेकिन सेफ्टी के एतबार से हमें डॉक्टर जी कहते हैं कि जी आप वाइट मीट इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये बीमार आदमी को कहते हैं या सेहतमंद आदमी के लिए भी यही है कि भी वो भी वाइट मीट इस्तेमाल करे ज़्यादा? उसके जो ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड्स हैं या दीगर जो ऐसी बीमारियां हैं जो दिल की बीमारी का सबब बनती हैं, उससे बचाव का हमें सपोर्ट फ्राहम करती हैं। देखें, सुन्नत रसूल में भी है, एतदाल का बहुत जिक्र है। तो चाहे वो वाइट मीट है या चाहे वो रेड मीट है, उसमें एतदाल को मद्देनज़र रखना। ठीक है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक डाइटरी रिकमेंडेशन है, एक ग़िज़ाई चार्ट है जिसके मुताबिक पूरे दिन में 2 से 3 सर्विंग्स, और जैसे मैंने बताया कि 15% जो है वो आप का पूरी डाइट में से 15% जो है वो मीट जो खाना चाहिए, इससे ज़्यादा अवॉइड करें। अगर इससे ज़्यादा खाएंगे तो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। अदरवाइज़ रेड मीट की जो अफादियत है, अगर उसकी न्यूट्रिशनल जो है वो अफादियत देखी जाए तो वो वाइट मीट से बहुत ज़्यादा है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो मायोग्लोबिन है, एक प्रोटीन है, वो बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो रेड मीट के अंदर मौजूद है। अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन की बात करें, लहमियात की बात करें, तो वो भी रेड मीट के अंदर ज़्यादा हैं। हम मिनरल्स और वाइटामिन की बात करें तो वो भी रेड मीट के अंदर ज़्यादा है। तो अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो रेड मीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस होना चाहिए। इसमें अगर हम मटन और बीफ को अगर कंपैरिजन करें तो इसमें ग़िज़ाइयत किस गोश्त में ज़्यादा है, मटन में या बीफ? मटन और बीफ को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों ये दोनों बहुत ग़िज़ाइयत बार से काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन इनमें जो सिर्फ फ़र्क आता है वो आता है फ़ैट का, जिसे मार्बलिंग भी बोलते हैं। तो फ़ैट का जो कंटेंट है वो मटन में थोड़ा कम होता है और बीफ में थोड़ा फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। और फिर ये जो फ़ैट का कंटेंट है ये बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। डॉक्टर अमूमन रोकते हैं कि जी बड़ा गोश्त ना खाएं जी, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे जो समझ आती है वजह यही कि एक ख़ास उम्र के बाद आपकी जो डाइजेस्टिबिलिटी के जो इश्यूज़ हैं वो पैदा हो जाते हैं, या फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। तो वो साथ में अगर दूसरी मेडिकेशन भी कोई ऐसी दे रहे हैं कि जो ऑलरेडी हैवी ऑन योर स्टमक,
तो फिर डॉक्टर जो है वो ये प्रेफर करते हैं कि आप जो है वो बड़ा गोश्त इस्तेमाल ना करें, या बीफ जो है वो एक उसको जो तादाद है वो कम क्वांटिटी में जो है वो इस्तेमाल करें। एक मैं आगे डॉक्टर साहब की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक सवाल आपसे कि इसको आप ज़रा कैलकुलेट करके बताइएगा। जो आपने बताया कि 0.8 को ज़रब दें आप अपने वेट के साथ, और वो क्वांटिटी है जो आपने इस्तेमाल करनी है, ये सालाना है। अगर एक एवरेज वज़न का आदमी मिसाल के तौर पर वो 80 kg का बंदा है, तो उसकी गोश्त कितना बनता है, और ये सालाना है? अगर सालाना है तो पर डे कितना होना चाहिए, ताकि अंदाज़ा हो जाए एक चटांग गोश्त खाना है। अच्छा। ताकि वो पता लगे कि भी उसने 2 बोटियाँ खानी है या 1 पाव गोश्त खाना है, ज़रा कॉमन मैन के लिए समझने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जिक्र किया इन्होंने कि मीट और बीफ के दरमियान ग़िज़ाइयत जो है वो तकरीबन एक जैसी है, और दोनों ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। हम ये देखते हैं कि दुनिया में जो बीफ है वो महंगा है और मटन निस्बतन कम होता है। हमारे यहाँ जो है वो मामला उलट है। ये कोई दस्तयाबी का मसला है, या यहाँ पर जो चॉइसेस हैं उसकी वजह से ये फ़र्क है? असल में जो हमारे यहाँ जो मार्केट है वो मटन की बड़ी है, ज़्यादा हम लाइक करते हैं मटन को। उसमें फिर हमारे पास मिलियन हेड्स तो मौजूद हैं इसकी, लाइफ स्टॉक के, गोट्स के और उसके। इसमें एक्चुअली हमारा जो एक कल्चर है जो इस चीज़ में हम मटन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है उसको डिपेंड करता है उस पर ग्रेजिंग के ऊपर। अच्छा। ग्रेजिंग का मतलब है कि वो चल फिर के जो चारा पीटता है, चरता पीटता है, या उसको हम जो है ना चारे के ऊपर जो है ना, हमारी जो बीफ एनिमल्स की प्रोडक्शन है वो चारे के ऊपर है, और चारे के ऊपर जो है वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 50% है। जबकि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वो उसको स्टॉल फेड कराते हैं, उसको कमर्शियल फार्म्स बने हुए हैं, उनकी फीडिंग अच्छी है, वो कंसंट्रेट राशन, जब वो ग़िज़ा अच्छी खाते हैं तो फिर उसकी क्वालिटी भी बीफ की अच्छी होती है। जी, वो उस वजह से उनका फिर वेट भी जल्दी बढ़ता है, और उनका जो एवरेज प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाती है। यानी कि उनके नंबर ऑफ एनिमल्स भी कम होते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, हमने भी कोई प्लान किया तो था कुछ अर्सा कबल के भी, हम अपने यहाँ जो जानवरों को फरबा करेंगे, उनका गोश्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेंगे, उनकी ग़िज़ा ठीक करेंगे, ताकि जो गोश्त की अपने पास कमी है उसको भी पूरा किया जाए, और इसकी एक्सपोर्ट की जो अच्छा प्रोजेक्ट वो कट्टा भैंस बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम जो बफलो की साइड पे, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि बफलो मीट जो है एक हेल्दी मीट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम है। उसमें अलावा उसकी प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाई जाएगी क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है बफलो की, तो उसके जो छोटी उम्र के कटड़े थे उनको ज़िबा कर दिया जाता था। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई थी, वो कंप्लीट हो गया। अभी तो नेक्स्ट जो है अभी वो जो फेज थी 4 साल की वो मुकम्मल हो गई है। तो उससे हमें कोई फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल, उसमें हमारी जो मीट प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हुआ है, और उसमें तकरीबन 3,80,000 से ज़ायद जो कटड़े जो हैं उसको फरबा करके जो है ना मार्केट में फ़रोख्त किया गया। जो पहले अर्ली एज पर जो है उनको स्लाटर कर दिया जाता था, तो उनको इंसेंटिव बेस करके उनको 4 महीने में बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है ना उनको बता के फार्मर्स को राशन और दूध के ऊपर उनकी परवरिश हुई है, तो एक हेल्दी मीट जो है ना वो एक एडअप हुआ था उस स्कीम से। तो जो अभी इस स्कीम ख़त्म हुई। ठीक है, ये 2 पहलू हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो स्लाटरिंग पर भी कि जो हम जानवरों को स्लाटर कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं वहाँ तो आप डायरेक्टली इसको देखते होंगे। स्लाटरिंग पे भी और हाइजीन भी, दोनों चीज़ें हैं जो जिस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कैलकुलेशन की? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो हर खाने में अगर आप मीट अपना इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो वो 100 से 150 ग्राम्स तक आप जो है वो मीट का होना चाहिए। मतलब दिन में आप 300 ग्राम, हाँ जी, एक पाव गोश्त अगर आप खा लें तो आपकी, हाँ जी, वो एक पाव तो बस में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। 10 लोग अगर घर में हैं बिल्कुल तो उसकी कास्ट जो है वो, इसीलिए तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि हम लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उससे कितना ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहे हैं। मैंने जो है वो 100 to 150 ग्राम जो है ना, वो अगर हम कोशिश हो कि 100 ग्राम हमारी खुराक का हिस्सा बन जाए डेली का। अच्छा, एटलीस्ट जो है वो 100 ग्राम जो है वो ज़रूरी है, उतना हो जाए तो उससे जो है। और ये पाम साइज़ होती है जो इसका चिकन पीस होगा, ये हथेली के बराबर होगा, 100 ग्राम्स, इससे ज़्यादा नहीं होता, 100 to 150 ग्राम्स। और ऐसा नहीं है कि आप जो बड़े बड़े वो जो पीसीज हम खा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो खुसूसी तौर पे जो बच्चों की जो ग्रोथ हो रही है, जिनके बच्चों को, उनको 100 ग्राम चिकन जो है ना वो ज़रूरी है। जो 100 ग्राम गोश्त जो है उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। इसमें एक थोड़ी सी चीज़ जो है वो मैं ऐड करना चाहूँगी कि गोश्त का जो है हम ऐसा करते हैं कि रेगुलर इनटेक नहीं है, मतलब एक हफ्ते के बाद खाया तो बहुत ज़्यादा खा लिया,
ठीक है, महीने में 2 दफ़ा खाया, ज़्यादा अमाउंट में खा लिया, तो डेली जो आपकी डाइट है वो मजबूरी है, मिलता ही ऐसे है, या तो शादी पे मिल गया या किसी गमी खुशी पे मिल जाता है। नहीं, वही जितना गोश्त आप एक महीने का एस्टिमेट करके घर में लेके आ रहे हैं उसको पोर्शंस में डिवाइड कर और डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा गोश्त जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि वो डेली बेसिस की जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो पूरी, और डेली बेसिस पे जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं वो होती रहें। और स्पेशली बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसके लिए गोश्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोश्त के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर जो मौजूद एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मैं फिर आपको थोड़ा सा टाइम दे के आगे जाता हूँ, ताकि ज़रा आप इसमें हमें सही गाइड कीजिएगा कि जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है, गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए फिर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? वही वो जो जिंक है और प्रोटीन है जो वहाँ हमें दस्तियाब है, अगर गोश्त दस्तियाब नहीं है तो फिर किस ग़िज़ा पर ज़्यादा फोकस किया जाए जो इस्तिताअत में भी हो और चलें अपनी जो हमारी ग़िज़ाई कमी है उसको भी पूरा करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप सिर्फ ये जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जी आप अपने फार्मिंग बढ़ाएं और गोश्त की पैदावार बढ़ाएं और इसको लुक आफ्टर करते हैं, या महकमा लाइफ स्टॉक ने अपने भी फार्म्स बनाए हुए हैं, कोई मॉडल फार्म बनाए हुए हैं जो लोगों को दिखाया जाए कि जी ये आके देखें, हमने इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये मॉडल एक है जो आपको एक वाइबल मॉडल है जिस पे आप भी जाके काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जी, इसमें जो है महकमा लाइफ स्टॉक के अपने भी फार्म्स हैं जो कि मॉडल फार्म्स हैं जहाँ पे दिखाए जा सकते हैं, वहाँ पे उनकी बड़ी अच्छी उनकी मेंटेनेंस है। इसमें डिफरेंट रीजन्स में है, मगर आप बहादुर नगर ओकाड़ा में है एक फार्म, इसी तरह इधर लिया में है, बखर में है, और मुख्तलिफ इलाका जात में जो है ये हमारे फार्म्स जो है ना वो मौजूद हैं। अच्छा, इसके लिए उसमें स्मॉल एनिमल्स के भी हैं, शीप गोट। आजकल ये कारोबार कैसा है, अगर कोई लाइफ स्टॉक की तरफ आना चाहता है, और ख़ास तौर पे ये जब ये रुझान आया कटों का, तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो कटे की फार्मिंग। बिल्कुल, वो देखें गवर्नमेंट ने तो वो स्कीम मुतारफ़ कराने का सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि उनको एक दफ़ा करके दिखाना था कि ये ऐसा है, इसमें इतना प्रॉफिट भी है और इतनी इसकी मार्केट भी है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से पहले बफलो की जो मीट की मार्केट है वो बड़ी एक बिलो द बेंच थी, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो बेहतर हो गई है, उसकी यही इम्पैक्ट जो है ना वो फार्मर्स को बताना था। और इसके अलावा जो सवाल प्लीज़ दोबारा कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो है ये फार्मिंग जो है वो मुनाफा बख्श है, अगर कोई करना चाहता है, इस तरफ आना चाहता है कि जी हम ये कैटल फार्मिंग करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे कम से कम कितने होने चाहिए, क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, और कोई इसके लिए लाजमी है कि आपने कोई इस हवाले से इल्म हासिल किया हो, या कोई आम आदमी वो भी इस कारोबार की तरफ आना चाहिए? इसमें देखें ये काम तो जो है वो इंतहाई नफ़ा बख्श है, अगर इसको हम कंसिस्टेंट बुनियादों पे करें तो इसको ये हम तकरीबन साल में इसके 4 फ्लॉक निकाल सकते हैं, यानी कि 3-3 महीने के। ठीक है, तो इसमें अगर हम कोशिश करेंगे कम से कम, अगर बड़े जानवर जो है वो रखना चाहते हैं फैटनिंग के लिए, तो कम से कम 10 जानवर जो है ना हम उनको मेंटेन करें। वो लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। उसमें जो बाकी चैलेंजेस हैं उसमें अगर आप मुतलका जो हस्पताल है आपका, उसके साथ अगर आप इंटर रिलेटेड हैं, उनके साथ टच में हैं, तो उनकी आप अगर टाइम के ऊपर जो डिजीज़ कंट्रोल है जिसमें प्रोफिलैक्टिक मेजर्स हैं, उसकी वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, आपका महकमा ये सारी गाइडलाइन फराहम करता है। अगर कोई इस कारोबार की तरफ आना चाहता है तो महकमा लाइफ स्टॉक से रजू करे, आप उसे बताएंगे कि ये चीज़ें, ये पैरामीटर हैं, इनको पूरा करें। और तो अगर 10 जानवर जो हैं वो अगर 1 से 1.5 मन के वो कटड़े या बछड़े लेकर आए तो वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार का एक जो है वो मिल जाता है। अच्छा, तो वो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, जगह की इन्वेस्टमेंट हो गई। ज़्यादा इसकी जो है ना कोई इतनी कोई साइंस नहीं है इसमें। जो भी चीज़ें हैं कि वो आप जो है एक तो राब्ते में रहें मुतलका जो वेटनरी डॉक्टर है उससे जो है गाय बगाए जो भी आपको चैलेंजेस हैं आप उनसे बात करते रहें, मशवरा करते रहें, तो एक आधे फलाक के बाद वो एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसमें जो हम ये जो बड़े जानवर पालते हैं, इसमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं आती जिस तरह पोल्ट्री में आती है और पूरा शेड जो है वो साफ़ हो जाता है, ऐसा यहाँ तो खदशा नहीं? मुतअद्दी बीमारियाँ जो है वो तो ज़रूर हैं। इसमें कुछ बीमारी, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमें ख़तरा रहता है वो है मुँह खुर की बीमारी का। ठीक है, जिससे ना सिर्फ गोश्त की और दूध की पैदावार दोनों ही कम हो जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्शन है एनिमल्स की ना उसको बहुत ज़्यादा, यानी कि जानवर को मारती नहीं है, तकरीबन 1% मोर्टेलिटी है। ठीक है, उसको कम करती है, कमज़ोर कर देती है, कमज़ोर कर देती हैं। तो उसके लिए फिर ये नुकसान तो हो जाता है, महकमा इसके ऊपर जो है ना बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहा है। और इसमें जो
एक बफर जोन का हमारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, जो कि बहावलपुर और चोलिस्तान के एरिया में डिज़ीज़ फ्री जोन जो है ना, इससे FMD से डिज़ीज़ को फ्री करने के लिए तो वो चल रहा है। तो उसमें अभी 12th शॉट जो है वो वैक्सीन का जो है वो अभी इन प्रोग्रेस है। इसमें जो इम्पोर्टेड वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बड़ा इफेक्टिवली उस एरिया में जो है ना इस बीमारी को कंट्रोल किया गया है। और इसमें एक ये होता है, और इसके अलावा 1-2 बीमारियां और हैं जो कि हमारा महकमा बीमारी में बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, हम गोश्त पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गोश्त पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के गया था कि अगर हमारे पास पैसे कम हैं और ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी करनी है और गोश्त हम महंगा है, ख़रीद नहीं पा रहे, तो फिर क्या खाना चाहिए? खाने को मुतदल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, महंगाई के जो हालात हैं ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हमारी गोश्त से पूरी होनी है वो किसी भी और ग़िज़ाई अज़ा से पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर फिर भी ऐसे कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पोल्ट्री की जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे अंडे हैं, अंडों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। लेकिन जो गोश्त को रिप्लेस करेंगी वो दालें करेंगी, पल्सेस या लेग्यूम्स या लेंटल्स जो हैं वो गोश्त को। दोनों नुस्खे बताएं, ये दोनों महंगे बताएं आपने, दालें भी बड़ी महंगी हो गई हैं। देखें, जो ग़िज़ाई अज्जा हमें चाहिए रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए, एक ह्यूमन हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए अच्छा मुतबादिल गोश्त का कुछ नहीं, गोश्त का मुतबादिल गोश्त ही है। गोश्त ने जो आपको प्रोवाइड करनी है न्यूट्रिएंट वो कोई भी और ग़िज़ाई, लेकिन प्रोटीन जो है वो दालों में, प्रोटीन अगर हम बात करें, प्रोटीन की क्वालिटी की बात करें तो दालों के अंदर नो डाउट प्रोटीन मौजूद है, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं है। उसके अंदर वो एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है कि जो गोश्त के अंदर मौजूद है। तो इसलिए अगर गोश्त बिल्कुल अपनी डाइट में से हम ख़त्म कर देंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से भी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। बालों के मसाइल, नाखूनों के मसाइल, जल्द के मसाइल, ब्रेन डेवलपमेंट आपकी इफेक्ट होना शुरू, फॉगी ब्रेन रहना शुरू हो जाएगा, फुल पोटेंशियल पे एक इंसान काम नहीं कर पाएगा। तो गोश्त जो है यही है कि लाइफ स्टॉक जो डिपार्टमेंट है और जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, ये मिल के उसकी सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोडक्शन के हवाले से ऐसे इकदाम करें। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो लोग वसाइल नहीं रखते वो घर में मुर्गियां पाल लें। चलें, कम से कम अंडे दस्तियाब होंगे, गोश्त दस्तियाब होगा, जैसे वो तो किचन गार्डनिंग करते हैं हम घरों में, हाँ, इसी तरह से घरों में की जा सकती है। लोगों ने किया भी। अच्छा, पहले बड़ा रुझान होता था, हम देहात में देखते थे हर घर में जो है वो 5-7-10 मुर्गियां मौजूद होती थी, अंडे घर के होते थे और 1-2 बकरियां भी मौजूद होती थी, तो सारा कुछ गोश्त की फिर वो ऑर्गेनिक सारी चीज़ें सारी मौजूद होती थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि लंपी स्किन की क्या सूरत हाल है? अब वो ख़त्म हो गई है या उसके असरात अभी बाकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो हो गई। अच्छा, क्योंकि मैं बड़ी कामयाबी है, हॉस्पिटल पे काम कर रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली मुझे तो जो है ये 5 से 6 महीने गुज़िश्ता जो जब वैक्सीन लगाई है हमने, इम्पोर्टेड वैक्सीन लगाई है लंपी स्किन की, उसके बाद कोई सिंगल केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बड़ी कामयाबी है। अच्छा, इससे ये हुआ था, एक तो मोर्टेलिटी भी हुई जानवरों में और वहाँ कमज़ोर भी हुए जानवर, लेकिन जो देखने वाले लोग थे गोश्त से वो मुतफिर हो गए और बड़ी अजीब सी सूरत हाल हुई। 2 ईदें तो ऐसी गुजरी जिसमें बड़ा गोश्त जो है वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, ये भी सूरत हाल हुई। जी, लेकिन उसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट गोश्त का नहीं था। आप कहते रहे नहीं पड़ता, मैंने बल्कि आपके प्रोग्राम में भी बताया था कि कौन कौन सा हिस्सा जो है ना वो आपने नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन उसका जो है वो एक डर ज़्यादा था चूँकि एक बीमारी आ गई थी और एक लार्ज स्केल पर, जैसे कि ये वबा जैसे कोरोना शुरू में आया था तो उसने बड़ी हरासमेंट। चलें, ये शुक्र है कि हम उस कैफियत से बात नहीं कर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा इसकी हाइजीन की सूरत हाल देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पे जो स्लॉटरिंग होती है इन जानवरों की, क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है जिस तरह स्लॉटरिंग होनी चाहिए, ख़ास तौर पे बड़े जानवरों की? और ये जो मटन के गोश्त के लिए हम बकरों को और दुम्बों को ज़िबा करते हैं, ये अप टू द मार्क है? देखें, अप टू द मार्क एक स्टैंडर्ड जो अगर हम कहें ना ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है तो ये भी गलत है। एक स्टैंडर्ड के मुताबिक ही ये जो स्लॉटर हाउसेस बने हुए थे, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक ही उस वक्त के ये बने थे उस वक्त। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अभी जो मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस का जो है, अब यानी कि इस तरह का कंसेप्ट आ गया है कि सारा काम ही मशीनें करती हैं, स्लॉटर भी मशीनें करती हैं, उसकी स्किनिंग भी मशीनें करती हैं, सिर्फ
या स्लॉटर अगर मैन ने कर लिया, बाकी सारा काम उसके पीसीज वगैरह पैकिंग सारा वो मतलब कि इस तरह इस लेवल पे जाने के लिए ये अब अभी नहीं गए। ये हम कई दफ़ा देखते हैं कसाई की दुकान पर गोश्त टंगा हुआ है, कुछ ऐसा गोश्त होता है देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता, हम हालांकि है तो वो भी जानवर का गोश्त दूसरा, इसकी क्या वजह होती है कि हम कहते हैं कि यार ये गोश्त अच्छा नहीं है, ये नहीं लेना, देखिए ये फलां जगह से वो ना एक तो हर एज के एनिमल्स का जो गोश्त की जो टेंडरनेस है और उसका जो कलर है वो डिफरेंट होगा। अब जैसे काऊ को देख लें, अगर बड़ी उम्र की काऊ है जो कि चूँकि हमारे तो उसमें है यही कि जो जानवर जो है वो प्रोडक्शन के नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास बीफ ब्रीड तो है नहीं, हम तो डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं हमारी, वही गोश्त दे उसी से गोश्त ले रहे हैं, उसी से दूध ले रहे हैं हम। ठीक है। तो जब वो एक सर्टेन एज पे पहुंचती है और वो स्लाटर हाउस में जाती है, तो उसके बाद वो जब वो होता है तो वो आपने देखा होगा, आप गोश्त लेने जाते होंगे तो हल्का सा एक येलो टाइप जो है ना उसमें नजर आता होगा, रंगत भी मुख्तलिफ ऐसे चिपचिपा और वो बड़ी, हाँ वो बड़ी उम्र का होता है। मैं डॉक्टर साहब ये अगर किसी जानवर की उम्र बड़ी है, चलें गोश्त देखने में अच्छा नहीं है, तो उसकी ग़िज़ाइयत पे भी फ़र्क आ जाता है? प्रोटीन तो वैसे ही रहेगी, वैसे प्रोटीन तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, उसमें दूसरे जो ग़िज़ाई अज्जा हैं जैसे वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं तो फ़र्क तो उसमें आएगा, उसकी कंसंट्रेशन में, क्वांटिटी में फ़र्क आएगा। लेकिन ये जो गोश्त का उम्र भी, ब्रीड भी गोश्त की क्वालिटी को डिटर्मिन करती है। इसके अलावा बहुत बड़ी जो चीज़ है वो जो एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन स्लॉटरिंग से पहले करना चाहिए जो, और जो पोस्ट मॉर्टम इंस्पेक्शन करना चाहिए, अगर वो प्रॉपर हो। ये होता है कि जी वो जानवर मरने वाला होता है तो ज़िबा कर दिया जाता है। इससे पहले तो ये होता था कि देहातों में मुर्गियाँ रखी होती थी, मुर्गी भी उस वक्त हलाल की जाती थी जब वो मरने वाली होती थी। हाँ, एक्टिव जानवर का होना बहुत ज़रूरी है स्लॉटर से पहले, कि उसको किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, क्योंकि जब जानवर जो है वो स्ट्रेस में होगा तो वो उसका जो स्ट्रेस है उसका असर पड़ेगा मीट की क्वालिटी पे। तो सम टाइम जो है वो जो मीट है वो ड्राई हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, या जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वो बहुत ज़्यादा पेल और जो है सॉफ्टनेस उसके अंदर पिलपला सा हो जाता है। तो वो क्वालिटी आपके पास नुस्खा है कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं नाज़रीन उनको बता सकें कि गोश्त खरीदने जाना है तो क्या चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी है अच्छा गोश्त खरीदने के लिए? इसके लिए भी वक्त देता हूँ, फिर मैं पहले डॉक्टर साहब को शामिल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस गोश्त में मिलावट क्या क्या होती है? एक तो हम अमूमी तौर पर सुनते हैं कि जी वो प्रेशर से पानी डाल देते हैं, अच्छा वो गोश्त लेके आते हैं, गोश्त ऐसे ही रखा, उसमें आधा किलो गोश्त है, पता लगता है 1 पाव पानी निकला हुआ है, आधा पाव पानी निकला हुआ है। एक तो हमें जो कॉमन है कि ये पानी मिलाया जाता है जी उसमें, पानी प्रेशर से। इसके अलावा भी कुछ होता है कि कोई दूसरा हम जी कुर्बानी के मौके पे देखते हैं कि वो जानवरों को कोई ख़ास ग़िज़ा खिला दी जाती है जिससे वो फरबा हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, देखने में बड़े सेहतमंद नज़र आते हैं, वज़न शज़न भी बढ़ जाता है, लेकिन फिर जब उनको हलाल किया जाता है तो फिर वो आगे गोश्त नहीं सामने आता। आप बतौर एक एक्सपर्ट के क्या समझते हैं क्या होता है? देखें वो जो पानी वाला एक इशू है ना, अभी इंटरनेशनल मार्केट में तो वो एक सर्टन लिमिट तक जो है वो खुद उसको पानी की उसकी जो खूबसूरत बनाने के लिए, उसके कलर को अच्छा करने के लिए ना एक सर्टन लेवल तक वो उसमें पानी इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, जो इंटरनेशनली भी होता है? इंटरनेशनली तो ये करते हैं उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस लेवल पे नहीं कि उसका वेट बढ़ाने के लिए, मकसद ये नहीं होता कि एक हल्का सा। लेकिन अब इसको आप देखें कि जो पाकिस्तान में है तो वो एक इस लेवल पे कि इसका वेट बढ़ाने के लिए जो है ना, लेकिन अभी तो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये प्रैक्टिस जो है ना वो तकरीबन जो है ना ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अभी जो हमारी आवाम है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है इस मीट के हवाले से, उसको पता है कि अच्छा मीट क्या है। और अच्छा आपने नोट करेंगे जहाँ पे अच्छा मीट है वो खुसूसन वो बछड़े का या कटड़े का है तो वहाँ पे रश तो सारा ही जाता है ना जी, घर तो कोई कसाई नहीं लेके जाता जी, बिग सारा जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये कोई फ़र्क महसूस हो सकता है कि ये मरा हुआ जानवर है जिसका गोश्त बिक रहा है या जिंदा को स्लाटर किया गया था। जैसे मुर्गियों के बारे में भी बड़ा कॉमन है कि जी ये मुर्गी जो है वो मरी हुई इस्तेमाल होती है। इसमें तो ये मैडम इस पे थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी डालेंगी। इसमें हमारा जो एक रोल है वो है स्लाटर हाउस के अंदर का, कि जो मैडम ने एक भी बात की एंटी मॉर्टम एग्जामिनेशन और पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन। एंटी मॉर्टम होता है जो जानवर को ज़िबा करने से पहले उसका एग्जामिनेशन, और ताकि उसके अंदर कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो जूनोटिक है जो ह्यूमंस को लग सकती है। और उसके बाद स्लाटर के बाद जो उसका एग्जामिनेशन है वो पोस्टमार्टम है, उसके ऑर्गन्स वगैरह को देख लेना, अगर कोई ऑर्गन डैमेज है या कोई इशू है तो उसको जो है ना वो वेस्ट करवा देते हैं मौके के ऊपर। तो इस क्वालिटी को बेहतर कराने के लिए एक तो हमें नंबर ऑफ़ स्लाटर हाउसेस में इजाफा करना पड़ेगा, और ये हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मुद्दत से इजाफा नहीं किया जी। हम और एक ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्लाटर तमाम जो एनिमल्स हैं वो स्लाटर हाउसेस के अंदर ही इसको
इनको ज़िबा किया जाए ताकि इसको जो मुतलका जो उस वहाँ इस मामले में भी हम बहुत पीछे हैं जी। इंशाल्लाह ताला हो रही है वो जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आहिस्ता दुनिया कहीं निकल जाएगी, हम आहिस्ता जिस रफ्तार से चल रहे हैं। अब ये बताइएगा कि अभी जैसे हमने जिक्र किया कि ये कोई पहचान है, हम फ़र्क कर सकते हो कि ये मरी मुर्गी है, ये जिंदा मुर्गी हलाल की हुई है, या ये जानवर बड़ा जानवर है, बकरा है जो मरने के बाद उसका गोश्त बना के बेच दिया, इसका फ़र्क गोश्त से महसूस हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, गोश्त मरे हुए और ज़िंदा जानवर का फ़र्क करना तो मैं कहूँगी कि इट्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर फूड सेफ्टी की जो टीम्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम थोड़ा सा जो बासी गोश्त है उसको हम ताज़ा गोश्त से ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ताज़ा गोश्त है तो उसकी रंगत जो है वो रेड कलर की, बिल्कुल सुर्ख रंग की जो है वो रंगत होगी। आप जब उसको हाथ लगाएंगे तो आपको उसका जो मसल है वो काफ़ी जानदार महसूस होगा, ऐसा महसूस नहीं होगा जैसे वो मुर्दा ढीला नहीं होगा, चिपचिपा नहीं होगा वो गोश्त। उसकी जो खुशबू होगी, वैसे तो गोश्त की खुशबू जो है वो कुकिंग के बाद ही पता चलती है, लेकिन जो कच्चे गोश्त की एक जो खुशबू होती है वो होगी, देखने में भी अट्रैक्शन फील होगी। बिल्कुल। तो इसके जो क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं उसमें उसकी रंगत, उसकी जो बू है, और इसके अलावा उसकी जो साख्त है, वो उसका जो टेक्सचर है वो बताएगा कि गोश्त जो है वो बासी है या एक बात और बता दें। लेकिन मछली में ये थोड़े से पैरामीटर्स और आ जाते हैं। चलिए वो भी पूछ लेते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ये बता दें कि हम खा रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि जी अच्छा गोश्त है, बुरा गोश्त है, सारा ही बिक जाता है, कोई घर लेके नहीं जाता, तो उसमें मुर्दा जानवर भी बिक रहे हैं और मुर्दा मुर्गियाँ भी बिक रही हैं सारा। अगर आपने खुदा न खासा गलती से या किसी की गलती से आपने मुर्दा जानवर का गोश्त खाया है, तो वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए को ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं है? बिल्कुल बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि हमारा जो हलाल तरीका है, हम एनिमल को स्लॉटर करते हैं, उसका सारा खून जो है वो बाहर निकलता है, फिर हम उसके जो मीट कट्स जो है वो बनाते हैं। तो जो मुर्दा जानवर है उसका जो गोश्त होगा उसमें सेफ्टी और क्वालिटी दोनों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। अच्छा। सेफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी उसकी जो है, जिनकी उसमें जरासीम जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी कंप्रोमाइज्ड होगी। और अगर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो क्वालिटी जो है वो उसकी बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये भी वाज़ेह करती चलूँ कि जो मुर्दा जानवरों का गोश्त है या फिर डिजीज़ एनिमल का जो गोश्त है, ये मोस्टली घरों में तो नहीं हम लेके जाते, ये रेस्टोरेंट्स में मोस्टली, क्योंकि ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं, मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। घरों में हम ज़रा कम मसालों में खाना बनाते हैं, तो मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पे वो मास्क हो जाता है, उसका जो ऑफ फ्लेवर है, ऑफ कलर है, वो मास्क हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास ना 20 सेकंड हैं, इसमें कोई हमें कोई गुड न्यूज़ सुनाना चाहें कि महकमा लाइफ स्टॉक के पास पाइपलाइन में ये है जो आपको आइंदा 1-2 सालों में पता लगेगा, या कुछ नहीं है? नहीं, ज़रूर है, बिल्कुल अभी भी है, अभी है। तो अभी हमारे जो महकमा जो है वो जो फार्मर्स हैं इनके चारे के लिए जो है वो कलमे दे रहा है BN हाइब्रिड ग्रास की। अच्छा। जो सदाबहार है, मल्टी कट ग्रास है, तो उसकी जो है फ्री कलमे दे रहा है। आप अगर आप 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, जितनी आप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन जो है ना हमारे अस्पतालों में भी मौजूद है, हमारे दफातर में भी मौजूद है। वहाँ पे आके वो फिल करके जमा करवाएं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना उनको फिर हम इन चारों की जो है ना फ्री कलमे जो है ना वो देंगे, ताकि उनकी जो ग़िज़ाई किल्लत है उसको पूरा किया जाए, ताकि मीट की प्रोडक्शन। मुर्गियों वाला जो पैटर्न था वो जारी है? मुर्गियों वाला पैटर्न जो है ना वो फ़िलहाल स्टॉप है अभी, इसलिए जो नेक्स्ट जो अभी आएगा जो भी पॉलिसी जो है वो ज़रूर है। अभी बल्कि आपने वो सवाल पूछा कि कैसे हम कमी पूरा कर सकते हैं, मैडम ने बताया बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन वो जो मुर्गियों वाला आइडिया है कि वो छोटे छोटे बच्चे लेकर जो है वो 5-10 वो जो किचन वेस्ट है उस पर पालें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मीट की प्रोडक्शन है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने गोश्त पे बात की, आप खुद फैसला करें, नुस्खे आपको काफ़ी सारे बता दिए हैं, गोश्त कैसे ख़रीदना है, कैसे इस्तेमाल करना है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।